आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, जर्नी है, वो अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम की आज ये 9वीं क्लास है और हम इकोनॉमी को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी को यहाँ पर सिलेबस को यूपीएससी के वो ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज की ये 9वीं क्लास शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले उन बच्चों के लिए एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ जो आज इस क्लास से नए जुड़े हैं। देखिए, पूरा यूपीएससी का कोर्स ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कराया जा रहा है। इसी क्रम में आपकी इंडियन इकोनॉमी की क्लास चल रही है और आपकी जो इकोनॉमी की 9 क्लासेस हो चुकी हैं, जो 9 क्लासेस हो चुकी हैं, सॉरी 8 क्लासेस हो चुकी हैं आपकी। जो 8 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं वो क्लासेस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो 8 क्लासेस की प्लेलिस्ट बनाई गई है। एक प्लेलिस्ट में 8 क्लासेस दे दिया गया है। उस प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाकर आप 8 क्लासेस कर सकते हैं जो यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर क्लासेस नहीं की हैं। देखिए, जो हमारा ये पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी के पूरे सिलेबस को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। इसमें इंडियन इकोनॉमी पढ़ाया जाएगा, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपका एनवायरमेंट, इकोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट इसमें कोर सब्जेक्ट है वो यहाँ पे कवर किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर एक भी पैसे नहीं लगेंगे। इसी के साथ साथ आपको फ्री में बुक्स मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये फ्री में अभी बुक्स मटेरियल प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, लेकिन कल से आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक बड़ी इन्फॉर्मेशन यह है कि कल से आपको ये जो मटेरियल वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलना शुरू हो जाएगा, जिसकी लिंक टेलीग्राम चैनल की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं इस क्लास को। लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन साझा करने के बाद, देखिए ओनली यूपीएससी का ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, यहाँ पर मेंटरशिप प्रोग्राम में आपकी पहली क्या हो रही है, क्लास हो रही है। जो यूपीएससी के सब्जेक्ट है उनकी सारी क्लासेस हो रही हैं। ये सारी क्लासेस जैसे इकोनॉमी की अभी चल रही है, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, जो भी सारी चलेंगी, ये सारी क्लासेस आपको ओनली यूपीएससी के इसी चैनल पर चलेंगी जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसी के साथ साथ दूसरा आपका यहाँ पर मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको मेंटर की तरह यहाँ पर आपको एक टीचर नियुक्त किए जाएंगे और यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि जो आपकी यूपीएससी का सिलेबस है वो आपको कैसे ख़त्म करना है। आंसर राइटिंग पर भी डिस्कस किया जाएगा और इसी के साथ साथ वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा आपका कि न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करनी, मतलब यूपीएससी के लिए आपको कैसे तैयार होना है इस एग्ज़ाम के लिए। बेसिक जो समस्याएँ आती हैं, सारा कुछ आपको हमारा जो दूसरा चैनल है ओनली यूपीएससी का, शुभम मिश्रा के नाम से है वो चैनल, शुभम मिश्रा के नाम से वो चैनल है, उस पर आपको वीडियो मिलती रहेंगी। एक वीडियो मिल चुकी है। जो शुभम मिश्रा वाला हमारा दूसरा चैनल है, उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक वहाँ पे टू द पॉइंट ब्रीफ वीडियो डिस्कस की गई है कि यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें, कैसे कैसे क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर और भी आने वाली क्लासेस में आपको न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें सीधा ब्रीफ में बताया जाएगा। इसी के साथ साथ वहाँ पर PYQ जो यूपीएससी का है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे आप डीप एनालिसिस करें, ये बारीकी से वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो आप जाकर इस शुभम मिश्रा वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज की आपकी 9वीं क्लास, 9th क्लास इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी की हम पढ़ रहे हैं। शुरू करते हैं आपकी ये 9वीं क्लास। ठीक है, लेक्चर 9। देखिए, आपकी ये जो क्लास है 9th स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। जो बच्चे यहाँ पे क्लासेस करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वीडियो ओपन करने से पहले आप करते ही आप क्या करें, इस वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि और बच्चों तक भी पहुँचे, और कमेंट जरूर किया करें तुरंत का तुरंत कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें 9711411048 इस पर आप क्या कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं कि जो भी आपको समस्याएं हैं टॉपिक को समझने में, जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो हमें यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस पर व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा तुरंत आपको। ठीक है, चलिए अब तो लाइक और कमेंट प्लीज़ करना ना भूलें और इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों तक, अपने दोस्तों तक शेयर किया करें ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे और इससे और लोग भी हमसे जुड़े और ताकि और भी बेहतर रिस्पॉन्स हम आपको दे पाएँ। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं आपकी 9वीं क्लास। देखिए, लास्ट क्लासेस में हमने क्या देखा था, हमने यहाँ पर ये कहा था, जब लास्ट 9th क्लासेस हम देख रहे थे, सॉरी 8वीं क्लास जो आपकी देख रहे थे, वहाँ पर हमने लास्ट में ये डिस्कस किया था एक दूसरे से कि अपकमिंग 9th क्लासेस में हम यूपीआई के बारे में पढ़ेंगे और यूपीआई के साथ साथ हमने क्या करना है, जो आईएमपीएस वगैरह के बारे में बेसिक क्या करना है यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, आईएमपीएस वगैरह के बारे में देखेंगे। तो आईएमपीएस तो ये जो पहले ही पढ़ा दिया गया है आईएमपीएस, तो आपकी यूपीआई
के बारे में अब हम शुरू करते हैं कि यूपीआई के बारे में, यूपीआई क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यूपीआई देखिए जो आपका यूपीआई है उसको कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म एक बार आप जान लीजिए, यूनिफाइड पेमेंट, हिंदी में मैं अभी बताता हूँ, इंटरफेस। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं एकीकृत भुगतान इंटरफेस। क्या कहते हैं इसको? एकीकृत भुगतान इंटरफेस। ठीक है, अब ये जो हिंदी में है आपका एकीकृत भुगतान इंटरफेस, हिंदी मीडियम वाले बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि ये इसका फुल फॉर्म है यूपीआई का, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको भी आप दिमाग में रखे रहें, ताकि देखिए इंग्लिश वाले टर्म को अगर आप माइंड में रखे रहेंगे तो आपको आसानी होगी एग्ज़ाम में, यूपीएससी के एग्ज़ाम में। हिंदी आप रखें, लेकिन इंग्लिश वाले टर्म को भी याद रखा करें। ठीक है, कैसे होगी वो आप जब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये जो यूपीआई है वो होता क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, देखिए ये जो आपका यूपीआई है, ये यूपीआई एनपीसीआई ने बनाया है। किसने बनाया है? एनपीसीआई। मैंने क्या कहा था शुरुआत में पढ़ाते हुए, पिछली क्लासेस में आप रिमाइंड करेंगे क्यों? तो यूपीआई को कौन मैनेज करता है? एनपीसीआई। क्या करता है? एनपीसीआई। तो यूपीआई को किसने बनाया? एनपीसीआई। यानी कि आपका क्या है एनपीसीआई का फुल फॉर्म? प्लीज़ कमेंट में बताएं। एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब मैं इसको फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ एनपीसीआई लिख रहा हूँ। फुल फॉर्म तो आप जानते हैं, लगातार मैं क्लासेस में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो एनपीसीआई ने क्या किया है? एनपीसीआई ने यूपीआई को बनाया है, यूपीआई को बनाया है। ठीक है, अब देखिए एनपीसीआई ने, सबसे पहला पॉइंट हमने जान लिया कि एनपीसीआई ने क्या करा है? यूपीआई को बनाया है। ठीक है, अब इसी के क्रम में यहाँ पर ये जो है आपका यूपीआई, ये एक प्रकार का कोडिंग प्लेटफॉर्म है। क्या है? कोडिंग प्लेटफॉर्म। कोडिंग प्लेटफॉर्म है, और ये कह सकते हैं कि इसकी मदद से आप ऐप बना सकते हैं। समझ रही हैं? समझ रहे क्या है? यूपीआई जो है आपका, यूपीआई जो है आपका वो क्या है? यूपीआई एक प्रकार का क्या है? कोडिंग प्लेटफॉर्म है। क्या है? एक मिनट, कोडिंग प्लेटफॉर्म अभी आपको समझ में आएगा कैसे है। कोडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है? कोडिंग प्लेटफॉर्म है, और जिसकी मदद से क्या करते हैं? मदद से आप क्या कर सकते हैं? आप एप्लीकेशन, ऐप मतलब लिखता हूं, शॉर्ट में ऐप बोलते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो यूपीआई क्या है? यूपीआई क्या है? एक कोडिंग प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप क्या एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, यानी क्या है मामला इसका? यानी यूपीआई जो है वो बैंकों और जो टेक्निकल कंपनियां हैं उनको मदद करता है। किसमें? एप्लीकेशन बनाने में, पैसे के स्थानांतरण के लिए। बात को समझिए, जो यूपीआई है वो क्या करता है? यूपीआई क्या करता है? यूपीआई बैंकों की मदद करता है। बैंकों की मदद करता है। कैसे करता है? बैंकों की मदद कैसे करता है? एप्लीकेशन बनाने में। कैसे करता है? एप्लीकेशन बनाने में, एक मिनट, बनाने में। ठीक है, एप्लीकेशन बनाने में और ऐप बनाने में, पैसों के स्थानांतरण के लिए। मतलब एप्लीकेशन बनेगा और उसी एप्लीकेशन से क्या होता है? पैसा क्या होता है? स्थानांतरण कर पाते हैं, ट्रांसफर कर पाते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये क्या है यूपीआई? यूपीआई क्या है? यूपीआई एक कोडिंग प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप क्या करते हैं? एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, यूपीआई की मदद से क्या बनता है? एप्लीकेशन बनता है, और जो आपका यूपीआई है वो यूपीआई बैंकों की मदद करता है क्या करने में? एप्लीकेशन बनाने में। क्या करता है? यूपीआई बैंकों की मदद करता है एप्लीकेशन बनाने में, और वो एप्लीकेशन से क्या करता है? यो एप्लीकेशन बनाता है यूपीआई के माध्यम से बैंक। ये जो बैंक हैं यूपीआई के माध्यम से जो एप्लीकेशन बनाते हैं, उस एप्लीकेशन से क्या होता है? पैसा ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है? पैसा ट्रांसफ़र, स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्या है? कुल मिलाकर बेसिकली आप क्या है? ये यूपीआई क्या है? यूपीआई क्या है? यूपीआई एक ऐप बनाने का
प्लेटफॉर्म है, कोडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। कहीं आपके सामने आए यूपीआई, तो यूपीआई क्या है, एक कोडिंग प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा आप ऐप बना सकते हैं। और ये जो यूपीआई है वो बैंकों की मदद करता है। कैसे बैंकों की मदद करता है? एप्लीकेशन बनवाकर, क्या बनवाकर? ऐप बनवाकर, एप्लीकेशन बनवाकर। और इसी ऐप के द्वारा क्या होता है, पैसा आप ट्रांसफ़र कर पाते हैं, पैसा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप मानिए, एग्जाम्पल के रूप में आप ये देखिए, जैसे आप सुनते होंगे SBI बड़ी ऐप, SBI का ये ऐप है, SBI बड़ी ऐप, ठीक है, एप्लीकेशन। और आपको एक्सिस बैंक का क्या है, एक्सिस बैंक का एक्सिस पे ऐप है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये यूपीआई की मदद से ये क्या बनाए गए हैं, ये एप्लीकेशन बनाए गए हैं जिसके माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र कर पाते हैं। एसबीआई का अपना अलग एप्लीकेशन है, क्या नाम है, एसबीआई बड़ी ऐप। एक्सिस बैंक का अलग अपना है, क्या है, एक्सिस पे ऐप। इस तरह से अलग अलग बैंकों के अपने अपने क्या हैं, एप्लीकेशन हैं जिसके माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र हो पाते हैं, ठीक है, यूपीआई की मदद से। अब देखिए, ये तो क्या रहा आपका यूपीआई बेसिकली। अब लेकिन यूपीआई से जो पैसा ट्रांसफ़र होता है उसका सिस्टम क्या है, उसका सिस्टम क्या है, किस पर काम करता है, आईएमपीएस से ही काम करता है। बात को समझिएगा, मैं इसको और लिखता हूँ, ब्रीफ करता हूँ। यूपीआई मैंने अभी क्या बताया आपको, यूपीआई क्या है, यूपीआई एक क्या है, एप्लीकेशन बना सकते हैं। यूपीआई एक कोडिंग प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा क्या बनाता है, एप्लीकेशन बनता है। अब एप्लीकेशन जो यूपीआई के द्वारा जो एप्लीकेशन बनता है, ये यहाँ पर पैसे कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, ये तो सिर्फ एप्लीकेशन यूपीआई के द्वारा बनता है। और पैसा यहाँ पर क्या होता है, इसी एप्लीकेशन की मदद से क्या होता है, पैसा ट्रांसफ़र होता है। लेकिन पैसा यहाँ पर कैसे ट्रांसफ़र होता है, इस एप्लीकेशन की मदद से। यहाँ पर पैसा कैसे ट्रांसफ़र होता है, पैसा कैसे ट्रांसफ़र होता है, वही पहले जो मैंने बताया था, पैसा यहाँ पर आईएमपीएस के द्वारा होता है ट्रांसफ़र। क्या मैकेनिज्म काम करता है यहाँ पर भी यहाँ पर आईएमपीएस के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अब एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैंने आईएमपीएस आपको पहले बताया है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। क्लासेस आप अगर उठा कर देखें, अगर जिन्होंने क्लासेस की होगी आपको आईएमपीएस पता होगा। यहाँ पे मैंने बताया था कि कम से कम 1 रुपये से लेकर आप, मतलब मिनिमम 1 रुपये से लेकर आप इतना शुरुआत मिनिमम से कर सकते हैं, आप भुगतान ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर पाते हैं, ठीक है। तो आईएमपीएस के द्वारा ये जो पैसा यूपीआई एप्लीकेशन पर जो पैसा आप भेजते हैं, मान लेते हैं आप एसबीआई बड़ी ऐप जो है, एसबीआई का जो ऐप है, या एक्सिस बैंक का जो एक्सिस पे ऐप है, यहाँ पर जो पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पे पैसा किसकी मदद से ट्रांसफ़र होता है, आईएमपीएस के द्वारा ही ट्रांसफ़र होता है। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम ये मैकेनिज़्म ही काम करता है। लेकिन जो यूपीआई है, यूपीआई का क्या काम है, यूपीआई एप्लीकेशन बनाकर देता है, ठीक है। इसी एप्लीकेशन के द्वारा आप पैसा ट्रांसफ़र कर पाते हैं। लेकिन ये जो एप्लीकेशन बना कर देता है वो किस पर काम करता है, वो आईएमपीएस पर काम करता है। आईएमपीएस यानी कि इस एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन सीधा आईएमपीएस से जुड़ा होता है और आईएमपीएस के द्वारा ही पैसा ट्रांसफ़र होता है। तो यूपीआई क्या है, यूपीआई बैंकों की मदद करता है एप्लीकेशन बनाने में। और यहाँ पर एप्लीकेशन जब बन जाता है तो पैसा उसी से ट्रांसफ़र होता है। और जो पैसा उस एप्लीकेशन से ट्रांसफ़र होता है वो किसकी मदद से, उसी आपका आईएमपीएस वाले मैकेनिज्म से, जो मैंने पहले बताया था, आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको याद आपको रखना चाहिए यूपीआई के बारे में जब भी पढ़ रहे हो, ठीक है। अब प्रश्न ये आता है कि ये दोनों जो आपका आईएमपीएस है, ये जो आपका आईएमपीएस है और ये आपका क्या है, यूपीआई है, तो ये दोनों जो है, इन दोनों को एक साथ मर्ज क्यों नहीं कर देते हैं, जोड़ क्यों नहीं देते हैं। प्रश्न ये भी आता है, जो आपका आईएमपीएस है और यूपीआई, दोनों को अलग अलग तरीके से आईएमपीएस काम करता है, यूपीआई भी अलग काम करता है, तो इन दोनों को जोड़ क्यों नहीं देते हैं, एक साथ मर्ज क्यों नहीं कर देते हैं। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि आईएमपीएस जो है वो पैसा ट्रांसफ़र करने की चीज़ है। जो आईएमपीएस क्या है, आईएमपीएस ये क्या है, पैसा ट्रांसफ़र करने की चीज़ है, एकदम क्लियर, ट्रांसफ़र करने की चीज़ है। और यूपीआई क्या है, यूपीआई एक ऐप बनाता है। ये यूपीआई एक एप्लीकेशन, ऐप बनाने की चीज़ है, ठीक है, बनाने की
चीज़ है, मैं आपको शुद्ध भाषा में लिखता हूँ, ठीक है। तो जो IMPS है ये पैसा ट्रांसफर करने की चीज़ है और UPI क्या है, एक ऐप बनाने की चीज़ है, ठीक है। तो इन दोनों का मर्जर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के अलग अलग मैकेनिज्म पे काम करता है। ये एप्लीकेशन है UPI और ये IMPS एक पैसा ट्रांसफ़र करने की चीज़ है। अब आपको समझ में आ गया होगा ना क्या है, इस UPI के द्वारा एक एप्लीकेशन बनता है और ये एप्लीकेशन में जब पैसे आप किसके द्वारा ट्रांसफ़र कर पाते हैं, इसी IMPS के द्वारा आप ट्रांसफ़र कर पाते हैं, ठीक है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ पाए होंगे, ईजिली लैंग्वेज में आप इसे डाइजेस्ट कर पा रहे होंगे, आप इसे पचा पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर सपोज करते हैं कि आपका बैंक में डिपॉजिट अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आपका ये बैंक अकाउंट है, आपका बैंक अकाउंट है। देखिए बैंक अकाउंट यहाँ पर दो प्रकार के हैं, एक सेविंग अकाउंट और ये एक आपका करंट अकाउंट, ये आपका करंट अकाउंट, ठीक है। ये जो दोनों हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, डिपॉजिट अकाउंट, इन्हीं को क्या बोलते हैं, डिपॉजिट अकाउंट। मतलब आप अपना जो पैसा है वो दो तरीके से रखते हैं, डिपॉजिट करते हैं, मतलब जमा करते हैं बैंकों में, वो एक सेविंग अकाउंट के रूप में और ये करंट अकाउंट के रूप में। ये सेविंग अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, डिपॉजिट, ये सब आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे। क्या आगे की क्लास में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना जान के चलिए, ये आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो सेविंग अकाउंट है आपका और ये करंट अकाउंट है, ठीक है। सेविंग अकाउंट जो है आपका दो तरह का अकाउंट है, डिपॉजिट अकाउंट, इतना बस जानिए। डिपॉजिट अकाउंट में आपका दो तरीके का, एक सेविंग अकाउंट और एक आपका करंट अकाउंट, ठीक है। अब तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए UPI में पहले क्या हुआ करता था, जब UPI में पहले क्या हुआ करता था, UPI में आप मान लेते हैं, अभी एक सिचुएशन के द्वारा आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आप कोई मोबीक्विक ऐप है, ये जो मोबीक्विक ऐप है, एक एप्लीकेशन है मोबीक्विक, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन पे यहाँ आप अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करके जो है मोबीक्विक वॉलेट में डालते हैं। मतलब ये जो आपका अकाउंट है, इसमें जहाँ पे आपका पैसा जमा है, यहाँ पर क्या करते हैं, ये कोई एप्लीकेशन है मोबीक्विक, ठीक है। इस एप्लीकेशन में आप क्या करते थे, यहाँ पर अपना पैसा जो है, यहाँ पर ये जो पैसा है आपके बैंक में, इस यहाँ पे ट्रांसफ़र करके मोबीक्विक वॉलेट में आप ट्रांसफ़र करते थे, वॉलेट में क्या करते थे, ट्रांसफ़र करते थे, ठीक है, ट्रांसफ़र करते थे। अब इस मोबीक्विक वॉलेट में जब पैसा, मान लेते हैं आपने यहाँ पे 500 रुपया क्या किया, अपने सेविंग अकाउंट से इस मोबीक्विक वॉलेट में, पर्स में क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। याद करिए, वॉलेट मतलब वो पर्स होता है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, क्लासेस में डिस्कस किया हूँ। तो 500 अपने अकाउंट से आपने मोबीक्विक वॉलेट में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये जो 500 रुपया आपने ट्रांसफ़र किया अपने मोबीक्विक वॉलेट में, इस पर्स से आपने क्या किया, शॉपिंग किया। कितने की, मान लेते हैं आपने 500 ट्रांसफ़र किया और यहाँ पे 480 रुपये की आपने शॉपिंग कर ली। तो आप शॉपिंग कर ली, वो सामान आपने खरीद लिया, आपके मोबीक्विक वॉलेट में, पर्स में कितना बचा, फिर 20 रुपये बचा। तो ये जो 20 रुपये है, अगर जो बचा हुआ है, अगर आप चाहेंगे, अगर आप चाहते हैं कि क्या करें, कि अपने ये जो 20 रुपये वॉलेट में बचा हुआ है मोबीक्विक, वो अपने फिर से सेविंग अकाउंट में क्या कर दें, ट्रांसफ़र कर दें। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए बैंक क्या करती थी, पहले बैंक क्या किया करती थी, इसके लिए फ़ीस लेती थी। किसके लिए, अपने वॉलेट से बैंक में अगर ट्रांसफ़र कर रहे हो पैसा, तो क्या करता था, इस पर चार्ज लगते थे, फीस लगती थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था, वॉलेट से अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते थे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज लगता था, ठीक है। लेकिन आप जानिए, यहाँ पर तब क्या था, जब यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ था, यूपीआई आया नहीं हुआ था, तब इस तरह से काम हुआ करता। जब यूपीआई इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तब इसी अपने अकाउंट से आप मोबीक्विक हो गया और ऐसे वॉलेट वाले अकाउंट जो चला करते थे, अभी भी चला करते हैं, तो इससे क्या होता था, आप अपने अकाउंट से सीधा इसमें पैसा इस पर्स में डालते थे, इस वॉलेट में डालते थे, चाहे मोबीक्विक या फ़ोन पे, इस तरह जो हो गया। तो अब यहाँ पर जब डालते थे आप पैसा, तो इसका उपयोग करते थे, और जो बचा हुआ पैसा था वो अगर आप चाहें फिर अपने बैंक अकाउंट में डालना, तो उसके लिए बैंक क्या करते थे, एक्स्ट्रा चार्ज लगाते थे, ठीक है। तो तब क्या था, तब यूपीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, यूपीआई डेवलप नहीं हो पाया था, यूपीआई डेवलप नहीं था, ठीक है। यानी यूपीआई जन्म नहीं लिया था, आप ये कह सकते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था।
लेकिन अब नाउ दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व, मतलब अब ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। कैसे सॉल्व हुई? अब देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पे आगे जो घटनाक्रम ये हुआ कि अब ये आसान हो गया, मतलब अब पैसे आपके बैंक अकाउंट में ही रहते हैं और आप सीधा अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर पाते हैं, मतलब शॉपिंग कर पाते हैं। सपोज ये आपका बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है आपका, ठीक है, ये क्या है आपका, एक मिनट, सेविंग अकाउंट आपका है, ठीक है। तो इस सेविंग अकाउंट से सीधा आप क्या कर पाते हैं, यूपीआई आ गया। अब यूपीआई जब आया तो यूपीआई की मदद से आप सीधा क्या करते हैं, सीधा आप अपने बैंक अकाउंट से, ये मान लेते हैं पेटीएम है, और यहाँ पर क्या करते हैं, सीधा इस पेटीएम से आप वो 4 डिजिट का यूपीआई पिन डालते हैं और सीधा पैसा क्या करते हैं, आपके बैंक अकाउंट से सीधा पैसा कट जाता है किसको, जहाँ भी आप पे करना चाहते हैं, जिस भी शॉपकीपर को, जहाँ भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, यहाँ से अब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर कहीं भी, वो सीधा आपके बैंक अकाउंट से कट जाता है। तो ये यूपीआई अब यूपीआई का डेवलप किया, यूपीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, तो अब क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और अब सीधा आप क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट से सीधा क्या करते हैं आप, जो भी इस तरह के पेटीएम हो गया, इस तरह से मोबीक्विक हो गया, इस तरह के सीधा आप अपने बैंक अकाउंट का सीधा प्रयोग कर पाते हैं और यहाँ पर शॉपिंग कर पाते। अब वो मामला ख़त्म हो गया वॉलेट में डालने वाले जो फीस लगती थी, ठीक है, आपको अगर मान लेते हैं। और यहाँ पर एक प्रॉफिट और क्या है, यहाँ पर एक प्रॉफिट ये और है कि यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पर अपने वॉलेट, अपने अकाउंट से वॉलेट में मान ले 500 रुपये आपने डाला, तो ये वॉलेट में पड़ा रहता था, इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता था आपको, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता था, ठीक है। अब यहाँ पर ये मामला ख़त्म हो गया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हो गया, ये मामला ख़त्म हो गया। यहाँ पर ये हुआ कि आपके सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा ही रहेगा, कोई वॉलेट में डालने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर जो भी सेविंग अकाउंट में आपके पैसे हैं उस पर ब्याज मिलता रहेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है। और सीधा जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपके इस पैसे सीधा आप अकाउंट से यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर पैसा आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ वॉलेट का सहारा लेना पड़ता था, यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर क्या है, ये कुल मिलाकर आपका यूपीआई हुआ, ठीक है। अब जो मैं बोला हूँ आपको, ये अपनी लैंग्वेज में, आप इजी लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपका यूपीआई का क्लियर कर दिया है, यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब कैसे क्या है वो मैं आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो यूपीआई का कुल मिला के ये मामला है, ठीक है। अब चलिए आगे, मैंने बोला था भीम ऐप के बारे में हम पढ़ेंगे, भीम ऐप के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं भीम ऐप। अब ये भीम ऐप क्या है, भीम का फुल फॉर्म जान लेते हैं। देखिए भीम का जो फुल फॉर्म है, जिन्हें मालूम है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। भीम का जो फुल फॉर्म है वो है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। तो ये जो भीम ऐप है वो होता क्या है, इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों तक कमेंट करके, और लाइक ज़रूर किया करें, प्रतिक्रिया दिया करें कि वीडियो कैसी लग रही है, आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं, समझ में आ रही चीज़ें, वो प्लीज़ किया करें। और इसी के साथ साथ आप इस वीडियो को 5 लोगों तक ज़रूर शेयर किया करें, चाहे वो तैयारी कर रहे हों या ना कर रहे हों। जिन 5 लोगों को आप शेयर करेंगे वो हो सकता है कि अपने जानने वाले और लोगों को शेयर करें जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, ठीक है। तो 5 लोगों को इन 3 काम जरूर आप क्या करें, लाइक्स सबसे पहले किया करें, कमेंट किया करें कैसी लग रही है क्लास, और 5 लोगों को शेयर किया करें प्रतिदिन प्लीज़। चलिए, ताकि और लोगों तक इस वीडियो की पहुंच हो सके, ठीक है। तो चलिए भीम ऐप, ये भीम का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, भारत इंटरफेस फॉर मनी। अब ये जो भीम ऐप है वो क्या है, कैसे काम करता है, उसके बारे में हम जानते हैं। मैंने आपको बताया कि एनपीसीआई ने क्या बनाया, एनपीसीआई ने क्या बनाया, यूपीआई बनाया, यूपीआई बनाया, ठीक है। तो जो एनपीसीआई ने यूपीआई बनाया, ठीक है, मतलब यूपीआई मैनेज कौन करता है, यूपीआई को मैनेज कौन करता है, यूपीआई को मैनेज एनपीसीआई करता है। मैं बार बार हर क्लास में बता रहा हूँ चीख कर, ये एकदम माइंड में बैठ जाना चाहिए, कौन किसको मैनेज करता है। तो यूपीआई को एनपीसीआई मैनेज करता है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट सेक्शन में बताएं, कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं कि यूपीआई जो एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और यूपीआई का भी फुल फॉर्म लिखे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, तो एनपीसीआई क्या करता है, एनपीसीआई ने यूपीआई बनाया, तो यूपीआई की मदद से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे यूपीआई की मदद से एसबीआई जो बैंक है, एसबीआई ने क्या किया, एसबीआई ने एसबीआई बडी एप्लीकेशन बनवाया,
एप्लीकेशन ऐप बनाया, ठीक है। ऐसे ही एक्सिस बैंक ने क्या किया, ऐसे ही एक्सिस बैंक ने क्या, कौन सा ऐप बनाया, एक्सिस पे ऐप बनाया, ठीक है। क्या बनाया, एक्सिस पे ऐप बनाया। तो ये जो SBI बडी ऐप है, एक्सिस पे बैंक है ऐप है, तो ये जो दोनों ऐप हैं ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर पैसे क्या करते हैं, ट्रांसफ़र हो पाते हैं। कैसे ट्रांसफ़र हो पाते हैं, वही UPI की मदद से। जो आप पिन डालते हैं और सीधा SBI बडी में जाएंगे, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और इसी के साथ साथ एक्सिस बैंक वाला जो अकाउंट है अगर आपका, तो एक्सिस पे एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं। तो ये दोनों ऐप या फिर और भी अदर बैंक है, वो भी उन्होंने भी UPI की मदद से अपना एप्लीकेशन बनाया, ठीक है, बनवाया। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर UPI, आप हर बैंक अपना SBI बडी ऐप से आप पैसे ट्रांसफ़र कर पाते हैं। किससे, UPI, वही 4 डिजिट का जो आप पिन कोड डालकर सीधा पैसे ट्रांसफ़र कर पाते हैं। सेम एज इट इज़ एक्सिस बैंक पे में भी, एप्लीकेशन में भी यही होता है। तो ये क्या होता है, UPI की मदद से हर बैंक ने अपना क्या बनवाया, यहाँ पर जैसे SBI ने SBI बडी बनवाया, ऐसे एक्सिस बैंक ने एक्सिस पे बनवाया, ठीक है। लेकिन अब NPCI के UPI की मदद से NPCI ने अपना क्या कर दिया, भीम ऐप लॉन्च कर दिया। क्या, अब बात को समझिएगा, मैंने आपको क्या बताया, UPI की मदद से SBI ने अपना SBI बडी ऐप बनवाया। यहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र आप ऑनलाइन UPI की मदद से कर पाते थे और कर पाते हैं, मतलब अभी भी। एक्सिस बैंक ने अपना एक्सिस पे बनाया। ऐसे डिफरेंट बैंक ने, ICICI ने अपना अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाया पे UPI ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन अभी NPCI ने क्या किया, NPCI ने आगे क्या किया, NPCI ने भीम ऐप लॉन्च कर दिया। ये भीम ऐप लॉन्च कर दिया, NPCI ने भीम ऐप क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया, ठीक है। भीम ऐप लॉन्च करके क्या किया NPCI ने, अब इसमें क्या हुआ, इस NPCI ने ऐसा क्यों किया, भीम ऐप लॉन्च क्यों किया, देखिए यहाँ पर अब NPCI को ऐसा लगा कि ये जो बैंक हैं, सारे बैंक जैसे SBI हो गया और आपका एक्सिस हो गया, आपका ICICI हो गया, आपका पंजाब एंड सिंध हो गया, ये जो सारे बैंक हैं, सभी बैंकों के क्या है, अपने एप्लीकेशन हैं। और सारे बैंक अपने अपने अलग एप्लीकेशन हैं और अलग अलग एप्लीकेशन आपको क्या करने पड़ते थे, इंस्टॉल करने पड़ते थे। किस लिए, पैसे UPI ट्रांसफ़र करने के लिए। UPI पैसे ट्रांसफ़र, जैसे SBI में आपका बैंक अकाउंट है तो आपको क्या करना पड़ता था, SBI बडी डाउनलोड करना पड़ता है एप्लीकेशन, ठीक है, तब जाके आप इस पर UPI पैसे ट्रांसफ़र कर पाते थे UPI की मदद से। ऐसे एक्सिस बैंक वाले भी अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करते थे और यहाँ पे क्या होता था, अपना पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए एक्सिस पे एप्लीकेशन डाउनलोड करते थे, तब UPI की मदद से यहाँ पैसे ट्रांसफ़र। ऐसे डिफरेंट बैंक अलग अलग सब अपना UPI की मदद से एप्लीकेशन बनवाए थे, मतलब अभी भी बना हुआ है, बनवाए थे तो, और वहाँ पर इस तरह से पैसे ट्रांसफ़र होते थे। लेकिन भीम ऐप लॉन्च करके यहाँ पर क्या किया, NPCI ने क्या किया, यहाँ पर भीम ऐप लॉन्च कर दिया अपना। भीम ऐप लॉन्च किया किसने, अपना, NPCI ने अपना ही लॉन्च कर दिया। NPCI ने अपना ही क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया भीम ऐप, ठीक है। भीम ऐप अपना ही लॉन्च कर दिया और उसके बाद क्या किया, यहाँ पर क्या हुआ, पहले क्या हुआ करता था, पहले मैंने बताया ना, आपका SBI बडी हो गया, एक्सिस हो गया, वो अलग अलग ऐप इंस्टॉल करने पड़ते थे। लेकिन अब भीम ऐप लॉन्च करने के बाद क्या किया, भीम ऐप लॉन्च होने पे कहा, यहाँ पे ये हुआ कि अलग अलग ऐप जो इंस्टॉल करने पड़ते थे उस पर रोक लग गई। उस पर क्या हुआ, रोक लग गई। रोक कैसे लगी, अब भीम ऐप में क्या होता है, आपका भीम ऐप के द्वारा हर एक बैंक का काम एक ही जगह पर हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, भीम ऐप में यहाँ पे क्या होता है, हर एक बैंक अकाउंट का काम क्या हो जाता है, काम एक ही जगह पर हो जाता है। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे होता है, एक ही जगह पर हो जाता है। कैसे होता है, देखिए एक बात ये याद रखिए, ये 2016 में लॉन्च किया, 2016 में लॉन्च हुआ, ठीक है। तो हर एक बैंक अकाउंट का काम एक ही जगह पर हो जाता है। कैसे हो जाता है, मैंने अभी आपको बताया पहले कि एक्सिस बैंक का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ता था, एक्सिस पे, फिर SBI बडी, वो अलग अलग डाउनलोड करना पड़ता था और अलग अलग डाउनलोड करके आप क्या करते थे, SBI वाले हैं तो SBI का अपना अलग डाउनलोड करके UPI के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र कर पाते थे। लेकिन UPI में इन्होंने क्या किया, UPI में इन्होंने ये सेवा दे दी अपना लॉन्च करके कि अब आप
ये जो भीम यूपीआई ऐप जब डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर आपको क्या हो गया, यहाँ पे आपको सीधा सभी बैंक अकाउंट, जितने भी आपके पास बैंक अकाउंट है, आपके पास एक्सिस बैंक के अकाउंट है, आपके पास एसबीआई अकाउंट है, आपके पास पंजाब एंड सिंध अकाउंट है, जो भी अकाउंट है आपका, वो सारे यहाँ पर भीम ऐप पर दिखाई देंगे। ठीक है, सारे भीम ऐप पर दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सारे ऐप, यहाँ पे ये एक्सिस वाला दिख रहा है, एसबीआई भी दिख रहा है, आपका पंजाब एंड सिंध दिख रहा है, पीएनबी दिख रहा है, सारे दिख रहे हैं। आपके पास जितने भी अकाउंट हैं, जितने आपके पास 4 बैंक के अकाउंट है, 3 बैंक, सारे आप इसी बैंक यहाँ पे रजिस्टर कर देंगे। सारे आप क्या कर देंगे, यहाँ पे रजिस्टर कर देंगे। अब यहाँ पे एक ही ऐप पर आप एप्लीकेशन, यहाँ पे सारे बैंक अकाउंट क्या कर देंगे, रजिस्टर कर देंगे। और इसी एक भीम ऐप के द्वारा आप क्या कर पाएंगे, आप एक्सिस वाले बैंक से अगर पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो इसी एप्लीकेशन के थ्रू आप क्या कर पाएंगे, पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे आपको 10 एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही एप्लीकेशन के माध्यम से। एसबीआई वाला चाहते हैं तो मतलब जितना अकाउंट है आपका, वो यहीं आप एक ही ऐप पे क्या कर लें, रजिस्टर कर लें। और जिस भी अकाउंट से आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, एक्सिस वाले से अभी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं इस बैंक अकाउंट से पैसे, या एसबीआई से, या जो भी अपना आपका अकाउंट है, वो यहीं से आप एक ही एप्लीकेशन से यहाँ पर आप क्या कर पाएंगे, ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, पहले क्या था, यहाँ जो यूपीआई के थ्रू आप अलग अलग एक्सिस बैंक एप्लीकेशन और एसबीआई बडी आप डाउनलोड करते थे, यहाँ पर ये दुविधा क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, भीम ऐप आने पर ये दुविधा समाप्त हो गई। अब ये क्या है, ये भी क्या करता है, ये जो एप्लीकेशन है क्या करता है, भीम जो एप्लीकेशन है, नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो भीम ऐप है ये भी क्या करता है, यूपीआई की ही मदद करता है। भीम ऐप क्या करता है, यूपीआई की ही मदद करता है। इसी के साथ साथ और क्या काम है, देखिए भीम ऐप को नॉन स्मार्टफोन में भी यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस ऐप को, भीम ऐप को क्या कर सकते हैं, ऐप को नॉन स्मार्टफोन मतलब कैसे, वो जो कीपैड वाले फ़ोन आते हैं ना, आप तो एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, iOS यूज़ करते हैं, आईफोन यूज़ करते हैं, लेकिन जो आपका नॉन स्मार्टफोन है, जो कीपैड वाले फ़ोन आते हैं, उनमें भी भीम एप्लीकेशन को आप क्या कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे भी मैं बता रहा हूँ, भीम ऐप को नॉन स्मार्टफोन में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप स्मार्टफोन में आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना, एप्लीकेशन आपने गूगल प्ले पे गए और या फिर iOS पे ऐप स्टोर पे गए, आप वहाँ पे आपने क्या किया, एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया। लेकिन कीपैड वाले फ़ोन में तो ऐसा कुछ है नहीं, डिजिटल है नहीं उसमें तो कीपैड की मदद से आप करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये जो नॉन स्मार्टफोन है कीपैड वाले, इसमें आपको क्या डायल करना होता है, *99##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  डालना पड़ता है। ठीक है, अब ये क्या है, *99#####, ये कैसे क्या होता है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जानकर चलिए कि भीम ऐप को नॉन स्मार्टफोन है उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं, ये कोड डालकर। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो अभी एसबीआई बडी ऐप हो गया, और ये तो नॉन स्मार्टफोन में नहीं काम करता था, नॉन स्मार्टफोन में क्या है, भीम ऐप काम करता है। ठीक है, ये जानकर चलिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कभी कुछ भी पूछ सकता है यूपीएससी, छोटे छोटे स्टेटमेंट आपके सामने रख देता है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ ये बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन जो है वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप यूज़ कर पाते हैं। अभी हम आगे इसको देखेंगे। और इससे क्या होता है, इससे पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसा मांग सकते हैं। जो भीम ऐप है, इससे क्या होता है, आप बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र कर पाते हैं पैसा क्या कर सकते हैं, पैसा मंगा सकते हैं, कोई भेज सकता है आपको। ठीक है, और एक चीज़ और क्या कर सकते हैं, पैसा स्कैन करके, एक स्कैनर आपके सामने आता है, स्कैन करके पैसा भेज सकते हैं। अब ये ये छोटी छोटी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी इन छोटी चीज़ों से प्रश्न करता है, क्वेश्चन करता है। कैसे करता है, अभी मैं आपको क्वेश्चन के रूप में आपको बताऊंगा कि कैसे यूपीएससी ने इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो क्या है, बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैंक अकाउंट से यहाँ पर पैसा जो है आपका ट्रांसफ़र कर पाते हैं। ठीक है, अब
पैसा मंगा सकते हैं, स्कैन करके पैसा भेज सकते हैं, ठीक है। स्कैनर भी आपको इसमें होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ आप क्या है यहाँ पे आप वही मैंने बताया कि आप अपना एक साथ इसी ऐप पर वही एप्लीकेशन के माध्यम से जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया कि सारे बैंक अकाउंट आपका एक साथ आ जाते हैं और आप सारे जितने भी अकाउंट हैं वो सारा एक ही जगह इसी एप्लीकेशन पे आप रजिस्टर करके जिस भी अकाउंट का प्रयोग करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मदद यहाँ पर कहाँ है, सॉरी ये हेल्प आपको यहाँ पर मिल जाती है इस एप्लीकेशन में, ठीक है। अब ये भीम ऐप यहाँ पर ओवरऑल जो हमने देखा वो समाप्त हो गया। जितना भी भीम ऐप के बारे में था, पढ़ना था, भारत इंटरफेस फॉर मनी के बारे में, वो हमने जान लिया, ठीक है। अब ये इंग्लिश इसकी ज़रूरी है जानना, भीम ऐप, बस इसको हिंदी में अगर पेपर में आएगा सामने तो आपका भीम ऐप ऐसे भी लिख देता है, भीम ऐप। तो ये भीम ऐप भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये याद रखा करें, ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है, क्या हो जाता है, यहाँ पर समाप्त हो जाता है आपका भीम ऐप। चलिए अब ये इसमें एक चीज़ और पढ़ते हैं भीम ऐप के बारे में। क्या, भीम ऐप के बारे में एक चीज़ और पढ़ते हैं, वो क्या है। देखिए भीम ऐप की ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, प्रमाणीकरण घटक है भीम ऐप के, एक टॉपिक है, एक मिनट, एक टॉपिक है, क्या है, भीम ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स, ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, भीम, यही भीम इंग्लिश में लिखेंगे आप, मैं हिंदी में लिख दिया, भीम प्रमाणीकरण घटक, ठीक है, इसको हिंदी में ये कहते हैं, ठीक है। अब ये जो भीम ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स हैं, ये कितने फैक्टर हैं ऑथेंटिकेशन के, प्रमाणीकरण के, आपके 3 फैक्टर हैं, 3 घटक हैं, 3 घटक हैं, ठीक है, 3 फैक्टर हैं भीम के ऑथेंटिकेशन के। वो कौन कौन से 3 घटक हैं वो हम जानते हैं, ठीक है। पहले घटक जो है वो हम देखते हैं, पहला क्या है, पहला मोबाइल नंबर से ये जो आप रजिस्टर, जैसे आप भीम एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, तो जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे और एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, वहाँ पर आपके सामने सीधा आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी इस तरह से आपका वहाँ पर अपने आप आ जाएगी, उस वहाँ पर शो कर जाएगी। तो जो मोबाइल नंबर है वो आपका अपने आप यहाँ पर क्या कर जाएगा, शो कर जाएगा। और जब ये मोबाइल नंबर शो कर जाएगा, आप जैसे ही इसको क्या करेंगे, इस मोबाइल नंबर को आप क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे इस भीम ऐप पर, तो यहाँ पर क्या होगा, भीम ऐप पर तो ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। और इस मोबाइल नंबर का जो आप रजिस्टर किए होंगे, इस मोबाइल नंबर का प्रयोग अब आप दूसरे भीम ऐप, किसी दूसरे फ़ोन में भीम ऐप डाउनलोड है वहाँ पर जाके इस मोबाइल, ये जो यहाँ पर रजिस्टर किए हैं वो यहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे दूसरे पे। ये तभी हो पाएगा जब यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से आप साइन आउट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मोबाइल नंबर से पहला ऑथेंटिकेशन फैक्टर क्या है, मोबाइल नंबर, क्या है, क्या है, पहला ऑथेंटिकेशन नंबर क्या है, पहला घटक क्या है, मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर से क्या करते हैं आप, प्रमाणीकरण इसका करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा आपका यूजर यूपीआई पिन, क्या है, यूजर यूपीआई पिन, ये क्या होता है, इसका रिक्वायरमेंट होता है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, जैसे आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, भीम ऐप है, आपने पैसा किसी को ट्रांसफ़र करना है, तो ये आपका यूपीआई पिन होगी। याद है आप लोग यूज़ करते होंगे, मुझे उम्मीद है आप यूज़ करते होंगे। तो 4 डिजिट की 6 डिजिट की जो भी पिन है, आप यहाँ क्या करते होंगे, पिन डालते होंगे, तभी ये क्या होता है, पैसे ट्रांसफ़र कर पाते हैं आप। तो यूपीआई पिन क्या है इसका दूसरा घटक क्या है, ऑथेंटिकेशन का, प्रमाणीकरण का भीम के यूपीआई पिन है। मतलब मोबाइल नंबर पहले वो क्या करता है, रजिस्टर करता है। दूसरा यूजर यूपीआई पिन होता है, रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ती है इसकी। और तीसरा क्या है इसका, तीसरा जो घटक है वो बैंक्स ओन ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, बात को समझिएगा, बैंक्स ओन ऑथेंटिकेशन, एक मिनट, प्रोसेस, ठीक है। बैंक ओन ऑथेंटिकेशन प्रोसेस मतलब आप जब पैसे ट्रांसफ़र करना
चाहते हैं तो वहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पे एक क्या आता है, एक OTP आता है। क्या आता है? एक OTP आता है, वन टाइम पासवर्ड आता है। वो जब डालते हैं वहाँ पर तभी पैसे ट्रांसफ़र हो पाते हैं। तो ये तीसरा क्या घटक है? तीसरा क्या है? बैंक्स ओन ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, मतलब बैंक का अपना प्रमाणीकरण जो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये बैंक्स ओन ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, ठीक है। ये 3 घटक हैं किसके? भीम ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स कितने हैं? 3 हैं। भीम प्रमाणीकरण घटक कौन कौन से हैं? एक तो मोबाइल नंबर से वेरीफाई करता है, जो मैंने पहले बताया। यूजर UPI पिन, आप अपना पिन डालते हैं तभी पैसा ट्रांसफ़र हो पाता है। और तीसरा बैंक्स ओन ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, बैंक ट्रांसफ़र कर पाते हैं कब? जब आप जो OTP आता है आपके अकाउंट, OTP आता है आपके OTP बैंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, ठीक है, SMS के थ्रू, ठीक है, जो OTP आता है। तो ये 3 क्या हैं? ये 3 फैक्टर हैं, ठीक है। अब इसी के साथ साथ OTP SMS आता है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ जो आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, एक यहाँ पे लगे हाथ में एक चीज़ और टॉपिक क्लियर कर देता हूँ। ये जो आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है, चिप बेस्ड कार्ड जो होते हैं, चिप बेस्ड कार्ड, ये जो चिप बेस्ड कार्ड होते हैं, चाहे डेबिट कार्ड हो गया या आपका चाहे डेबिट हो गया चाहे क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया आप लिख क्रेडिट हो गया, ये जो चिप कार्ड हैं आपके, उनका क्या है? उनका प्रमाणीकरण घटक क्या है? ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स क्या हैं? किसके? आपके चिप कार्ड के क्या ऑथेंटिकेशन फैक्टर क्या हैं? कितने हैं फैक्टर्स? कितने हैं इसमें 2 हैं। क्या है? चिप बेस्ड कार्ड में कितने हैं? 2 ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स हैं। 2 ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स, इसको ध्यान में रखिए, ये UPSC एग्जाम में पूछ सकता है। चिप बेस्ड कार्ड के कितने ऑथेंटिकेशन फैक्टर हैं? 2 हैं। कौन कौन से हैं मैं बताता हूँ। ये ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स आप समझ रहे हैं ना क्या हैं जो मैं बता रहा हूँ? मतलब आपको जो ये एप्लीकेशन कैसे वेरीफाई करता है कि ये आप ही हैं। कैसे? एक तो मोबाइल नंबर से वेरीफाई करता है, एक आपके यूजर UPI पिन से, जो आपका पिन होता है UPI का, तब वेरीफाई करता है कि ये आप ही हैं जिसका अकाउंट ये यूज हो रहा है, मतलब कोई दूसरा तो नहीं है। तो पहले मोबाइल नंबर से, दूसरा यूजर UPI पिन से, और तीसरा बैंक्स ओन ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, मतलब OTP भेजकर वो वेरीफाई करता है कि मैं भेज रहा हूँ और ये आप ही हैं, आपके मोबाइल नंबर पर जा रहा है। तो ऑथेंटिकेशन फैक्टर ये हुआ, ठीक है। कैसे? भीम का 3 घटक होते हैं ऑथेंटिकेशन फैक्टर के। और चिप बेस्ड कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में क्या है? 2 हैं। कौन कौन से 2 हैं? पहला क्या है आपका जो आपका कार्ड इटसेल्फ, आप ये कह सकते हैं कार्ड इटसेल्फ। मतलब इसका क्या है? देखिए, जो ये आपका क्या है, मान लेते हैं कोई कार्ड है, डेबिट है आपका, क्रेडिट है, जो भी कार्ड है आपका, ये आपका कार्ड है, यहाँ पर एक चिप लगा होता है। या आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अभी निकाल कर देख लें, यहाँ पर एक चिप लगा होगा, ठीक है। जैसे ही ये कार्ड आप मशीन में डालते हैं या जहाँ पे आप देते हैं, तो वहाँ पर ये चिप तुरंत रीड करके बता देगा कि ये कार्ड किसका है? जेठालाल का है। जेठालाल ने कहीं शॉपिंग करने गया, यहाँ पर क्या किया जेठालाल ने? ये अपना कार्ड दिया, और कार्ड ये जैसे ही दिया, ये चिप जैसे ही रीड करेगा तो वैसे ही बता देगा ये कार्ड किसका है? जेठालाल का है, या फिर किसका है? चंपक लाल का है, या फिर बेडी का है, या फिर आपका पोपट लाल का है, किसी का है। तो ये क्या कर देगा? कार्ड अपने से बताता है। पहला फैक्टर है कार्ड इटसेल्फ, चिप की मदद से, ठीक है। तो चिप के द्वारा क्या है? कार्ड इटसेल्फ क्या है? चिप के द्वारा क्या करता है? चिप के द्वारा कार्ड पर जो लगी होती है उस पर वेरीफाई कर देता है, ठीक है। तो कार्ड इटसेल्फ पहला है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि कार्ड्स पिन, ठीक है। कार्ड्स पिन का मतलब, एक मिनट, कार्ड्स पिन का मतलब समझ रहे हैं ना? ये जो आप कार्ड ले जाते हैं, कहीं आप डालते हैं, वहाँ पर फिर आपको पिन डालना पड़ता है, जो आप अपने डिजिट बनाए रहते हैं, कार्ड पिन होता है आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो कार्ड पिन डाल कर, जैसे ही कार्ड पिन डालेंगे तभी आप यही प्रयोग कर पाएंगे। पिन तो आप ही को पता होता है ना। तो ये कार्ड पिन के द्वारा ये वेरीफाई किया जाता है कि ये आपका ही है। अगर आपका नहीं होगा तो आप पिन आपको पता ही नहीं होगा, आप इसका यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो 2 ऑथेंटिकेशन फैक्टर इसमें क्या है? चिप बेस्ड कार्ड में कार्ड इटसेल्फ, कार्ड खुद से है, जैसे आप डालेंगे वहाँ पे दिखा देगा इस चिप की मदद से कि कार्ड ये जेठालाल का ही है।
या फिर आपका ही है जो भी है। और दूसरा क्या है, कार्ड्स पिन डालकर आप ये वेरीफाई करता है, ऑथेंटिकेशन फैक्टर है, ठीक है। तो 2 ऑथेंटिकेशन ये फैक्टर हो गए, ठीक है। पिन डालकर यहाँ पर पेमेंट के लिए आप करते हैं, ठीक है। चलिए अब ये क्या हो गया, ये समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया, ये जो भीम ऑथेंटिकेशन फैक्टर है, ये जो 3 फैक्टर मैंने बताए, इसी के साथ लगे हाथ ये टॉपिक मैंने चिप में कौन सा ऑथेंटिकेशन फैक्टर है ये भी क्लियर किया। क्यों क्लियर किया, अभी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। अभी आपका भीम ऐप समाप्त हो गया। भीम ऐप के बारे में जो पढ़ना था हमने ओवरऑल पढ़ लिया, ठीक है। अब चलिए इसी बेस्ड पर हम क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है इसी टॉपिक से, क्या किया है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। चलिए देखिए, यूपीएससी ने इन्हीं टॉपिक पे 2018 में क्वेश्चन पूछा। यूपीएससी 2018 प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है। यूपीएससी ने पूछा, क्या क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2018 का प्रश्न है। स्टेटमेंट 1 क्या है, क्या कह रहा है स्टेटमेंट 1, एक मिनट इसको मैं करता हूं जूम। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि भीम ऐप allows the users to transfer money to anyone with a UPI enabled bank account। क्या मतलब है, मतलब यह कि भीम ऐप उपयोग करने वाले के लिए यह ऐप यूपीआई सक्षम बैंक खातों से किसी को धन हस्तांतरण करना संभव बनाता है। अब ये जो हिंदी है ये सेम एज इट इज़ हिंदी आपके पेपर में 2018 में ऐसी हिंदी यूपीएससी पूछता है, मतलब इसका कन्वर्जन करके हिंदी में ऐसे। अब कई बार आपको हिंदी में दिक्कत आ सकती है, यही लिखा था, सिर्फ आप पेपर उठा के देखिएगा 2018 में का यूपीएससी का ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि भीम ऐप उपयोग करने वाले के लिए यह ऐप यूपीआई सक्षम बैंक खाते से किसी को धन हस्तांतरण करना संभव बनाता है। इंग्लिश में क्या लिख रहा है, इंग्लिश में लिख रहा है कि भीम ऐप अलाउज द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विद ए यूपीआई इनेबल्ड अकाउंट। भीम ऐप क्या करता है, भीम ऐप क्या करता है, यूजर मतलब आपको जो यूज़ करते हैं भीम ऐप, उनको क्या अलाउ करता है, उनको अनुमति देता है क्या, पैसे ट्रांसफ़र के लिए किसको, किसी को भी जिनके विद यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट, जिनका यूपीआई बैंक अकाउंट होगा, मतलब जिसके बैंक में यूपीआई इनेबल होगा, यूपीआई जो सेवा है वो ऑन होगी, तो भीम ऐप के द्वारा आप क्या कर पाएंगे, ट्रांसफ़र कर पाएंगे मनी, पैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे किसी और के अकाउंट में। तो क्या भीम ऐप के डिजिटल भुगतान के बारे में ये सही है, ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट दिया है पहला, और दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है कि जहां while a chip pin debit card has 4 factors authentication, भीम ऐप has only 2 factors of authentication। बात को समझिएगा, कह रहा है जहां एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं, भीम ऐप में प्रमाणीकरण के सिर्फ 2 घटक होते हैं। अभी मैंने टॉपिक पढ़ाया आपको, यूपीएससी ने 2018 में ये पूछा है, ठीक है। कह रहा है कि जो चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के कितने घटक होते हैं, कह रहा है 4 घटक होते हैं, और भीम ऐप में प्रमाणीकरण के सिर्फ 2 घटक होते हैं, कह रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट दिया है, कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, इन दोनों में से कौन सा क्या है, सही है, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला जो मैंने आपको बताया है कि ट्रांसफ़र कर पाते हैं ना पैसे, यूजर जो है वो अपना पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाते हैं यूपीआई इनेबल्ड, तो ये तो स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या कह रहा है, जहां एक चिप पिन डेबिट कार्ड में जो ऑथेंटिकेशन के 4 घटक होते हैं, तो चिप पिन डेबिट कार्ड में मैंने अभी क्या पढ़ाया, जाइए आप लास्ट में, चिप पिन डेबिट कार्ड में मैंने अभी क्या पढ़ाया आपको, चिप पिन डेबिट कार्ड में मैंने क्या बताया, कितने घटक हैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन फैक्टर, कुल 2 फैक्टर है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, और आपका भीम में कितने हैं, कुल 3 हैं। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपका कि चिप वाले में क्या कह रहा है, डेबिट कार्ड में 4, जबकि कितने हैं, 2 होते हैं, और
भीम वाले प्रमाणीकरण ऑथेंटिकेशन में कितना कह रहा है 2, जबकि कितने होते हैं 3 होते हैं। तो यहाँ 2 होते हैं, यहाँ 3 फैक्टर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर कह रहा है केवल 1, केवल 2, या 1 2, या फिर क्या कह रहा है ना तो 1 ना तो 2। तो इसमें आंसर क्या होगा? आंसर कमेंट करें प्लीज़, इसमें आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए केवल 1 इसका आंसर होगा, केवल 1 सही है। पूछा क्या था? सही कौन है, करेक्ट कौन सा है, तो केवल 1 ऑप्शन, एक पहला स्टेटमेंट केवल क्या है, सही है। तो यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। अब आपको लग रहा होगा मैं जो अभी चिप के बारे में पढ़ा रहा था लास्ट में कि चिप वाला कितने फैक्टर होते हैं ऑथेंटिकेशन के, और इसी के साथ भीम ऐप में कितने ऑथेंटिकेशन फैक्टर होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट आपसे पूछ लेता है यूपीएससी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और है जो यूपीएससी ने पूछा है, इसी बेस्ड पे जो मैंने टॉपिक पढ़ा है। ये 2018 में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा था। अब 2017 प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पेपर को उठा के देखना, 2017-18 ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और आप, मुझे उम्मीद है कि आप सॉल्व करने की स्थिति में भी होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका है कि, प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई। कह रहा है एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ। बात को समझिएगा, यूपीआई का फुल फॉर्म यूपीएससी ने आपके सामने रख दिया। यूपीआई का क्या फुल फॉर्म होता है? एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ ठीक है। कह रहा है एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ मतलब यूपीआई कार्यान्वित निर्मित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभावना है, ठीक है। बात को समझिएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द यूपीआई। कह रहा है यूपीआई जो ये यूपीआई है उसको इम्प्लीमेंट, उसको आप ये कह सकते हैं उसका क्रियान्वयन करने पर इनमें से ये जो स्टेटमेंट चारों स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा, किसकी संभावना सबसे ज़्यादा है। जो यूपीआई एप्लीकेशन जो आप यूज़ कर पा रहे हैं, इनके यूज इम्प्लीमेंट होने पर इन चारों में से किसकी संभावना सबसे ज़्यादा है होने की, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन को इजी में आपके सामने रखता हूँ। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो मतलब कह रहा है कि इन चारों में से, ये जो 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इन चारों में से कौन सा एक स्टेटमेंट ऐसा है जिसकी सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं यूज़ होने में, क्या, यूपीआई के, ठीक है। तो कह रहा है स्टेटमेंट कि मोबाइल वॉलेट्स विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है? कह रहा है लगभग 2 दशकों में पूरी तरह भौतिक मुद्रा का स्थान डिजिटल मुद्रा ले लेगी। डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस द फिजिकल करेंसी इन अबाउट 2 डिकेड्स। तीसरा कह रहा है एफडीआई इनफ्लोज विल ड्रास्टिकली इंक्रीज। एफडीआई अंतर्वाह में भारी वृद्धि होगी, ठीक है, कह रहा है। चौथा, निर्धन व्यक्तियों को उत्पादनों का प्रत्यक्ष अंतरण बहुत प्रभावकारी हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4 क्या हैं आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है इन चारों में से कौन सा सही है, यूपीएससी ने 2017 में पूछा है। मतलब अगर यूपीआई जो है, यूपीआई जो इम्प्लीमेंट होता है, यूपीआई के इम्प्लीमेंट होने के बाद, यूपीआई के क्रियान्वयन होने के बाद सबसे ज़्यादा संभावना किसकी दिख रही है, किसकी दिख रही है? ये पहला कह रहा है ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे। लगभग 2 दशकों में पूरी तरह भौतिक मुद्रा का स्थान डिजिटल मुद्रा ले लेगी। एफडीआई अंतर्वाह में वृद्धि होगी। और चौथा, ये ऑप्शन आपके सामने है। इसका आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप बताएं कि कौन सा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, या बी सही है, सी सही है, डी सही, कौन सा सही है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं कल की क्लास में आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है, क्या इसका सही आंसर है, ठीक है, कल की क्लास में ये डिस्कस करूंगा। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने टॉपिक पढ़ाया है, उसी से है, सीधा सीधा आपको पढ़ा है, सीधा सीधा क्वेश्चन यूपीएससी ने 2017 में पूछा था, ठीक है। और तो ये 2 क्वेश्चन हमने यूपीएससी के देखे, जो हमने आज टॉपिक खत्म किया, और इसी के साथ साथ लगे हाथ इससे क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा इस टॉपिक से वो भी देख लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि प्लीज़ जब भी आप क्लास किया करें तो आँख कान नाक खुले रखा करें, ताकि
जो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल भी आपकी यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाया जा रहा है, ताकि अपकमिंग एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछे तो तुरंत आप उसके आंसर करने की स्थिति में हो। ठीक है, तो एक लाइक का बटन दबाएं, कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, और शेयर 5 लोगों को करें, बिल्कुल अपने दोस्तों को करें। ठीक है, और शुभम मिश्रा वाला जो चैनल है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, उसे जाकर आप सब्सक्राइब करें। और आपकी क्लासेस जो हैं अपकमिंग, जो अदर क्लास सब्जेक्ट की हैं, वो शुरू होने वाली हैं, जल्दी शुरू होने वाली हैं, आपको 1-2 दिन में उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर करते रहें।